3 चैप्टर अच्छे तरह से करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख करके जाकर समझ लें, क्योंकि लेक्चर वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो 100% आप ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज जो हमारा जो पार्ट होगा वो आवर्ती वर्गीकरण है, जिसमें हम आपको लेक्चर भी देंगे और साथ में आपको टेस्ट भी कराया जाएगा, जो कि टेस्ट की जो आवर्त सारणी है और डोबेराइनर की जो आवर्त सारणी है और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी सारी नहीं है, बल्कि न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी नहीं बना पाया, वही डोबेराइनर ने नहीं बना पाया। सबसे पहले अगर सारणी बना के कोई दिया है तो उसका नाम मेंडलीव है, इसीलिए हम आवर्त सारणी के जनक के रूप में मेंडलीव को जानते हैं। उसके बाद उसका संशोधित रूप जिसने करके दिया उसका नाम मोजले है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक के रूप में हम मोजले को जानते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड्स ने क्या दिया। तो अष्टक नियम अगर आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अष्टक नियम के जन्मदाता न्यूलैंड्स है। वही डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, अर्थात 3 तत्वों को एक साथ सजा करके उसने समान गुण वाले बताए थे। वही सारे गामा पा अर्थात संगीत के 8 स्वरों पर या 7 स्वरों कहिए, 8वां स्वर जो है ना, प्रत्येक 8वां स्वर वही आ जाता है। उसी तरीके से न्यूलैंड्स ने बताया कि भाई उसी संगीत के सारे गामा पर जो है पूरे तत्व को सजाया जा सकता है ऐसा, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो आगे चल करके मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी बनाए, क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। आवर्त सारणी था, ध्यान रखेंगे कि इनका जो आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अनुसार बनाए गए थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अनुसार बनाए थे, अर्थात जिस तरह से द्रव्यमान बढ़ेगा उस तरह से उनकी जो है ना तत्वों का जो है ना सारणी में उसका स्थान होता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान के आधार पर सजाने वाला आपका मेंडलीव है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी का संशोधित रूप निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मोस्ले नाम का व्यक्ति जिसने इसको संशोधित कर दिया, और ध्यान रखेंगे आवर्ती के वर्गीकरण के जन्मदाता के रूप में हम मेंडलीव को जानते हैं। वही अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के जन्मदाता के रूप में भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी पहली बार अगर किसी ने बनाया है तो आपको मेंडलीव ही बनाया है। इसने आवर्त और समूह किसको कहते हैं जान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये खारा वाला लाइन दिख रहा है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब ये गिरा हुआ लाइन दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप बांट दें तो कह रहे हैं, और जो परा हुआ लाइन है इसका हम आवर्त कह रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे हम देखेंगे तो कितने ऐसे परा हुआ लाइन है, तो एक लाइन यहाँ हो गया, फिर एक लाइन यहाँ हो गया, फिर एक लाइन यहाँ हो गया। इस तरह से आप खींचेंगे तो टोटल 7 लाइनें खींचे जाएंगे। तो ये 7 लाइनें ही आवर्त कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आवर्त क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 ही आवर्त है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इस तरह से उसने खरा लाइन खींचा तो 18 लाइन खींच दिया उसने, ठीक है, 18 लाइन खींच दिया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, समूह कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं समूह। फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ये कंसेप्ट बेसिस सवाल होते हैं जो आपको बनाना होता है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 2 इधर है। तो इस तरह से बोलेगा कि पहले दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आप कह सकते हो कि 8 तत्व हैं। तो अब इसमें से भी टफ करना होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले आवर्त में अक्रिय गैस कौन है, पहले आवर्त में अक्रिय गैस कौन है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अक्रिय नहीं है, बल्कि ये अक्रिय गैस है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पहला समूह में कितने तत्व हैं। तो पहले समूह की बात करें तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आपको 7 तत्व नज़र आ रहे हैं। अर्थात सिंपली हम कह सकते हैं कि आप सिंपली कह सकते हैं कि पहले में 7 है और इधर भी आपको 7 ही होगा, इधर भी आपको 7 होगा। लेकिन इस समय यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में कम होंगे, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि पहले आवर्त में नहीं रखा गया है, दूसरे आवर्त में भी नहीं रखा गया है, तीसरे आवर्त में भी नहीं रखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 से आप 3 को घटा देंगे तो यहाँ कितने होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले समूह, दूसरे समूह, तीसरे समूह, समूह वाइज अगर पूछेगा तो पूछा जा सकता है। तो पहला समूह में आप देख लीजिए 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद देख लीजिए कितने हैं। तो इस तरह से 4 देख रहे हैं,
तो ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जो आपको आवर्त से पूछे जा सकते हैं। उससे भी अगर ज़्यादा टफ करेगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि पहले समूह में कौन से तत्व नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसके तो इस तरह से CS है और FR है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जनरली आपसे यही चारों से पूछा जाएगा कि कौन है और कौन नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखना है। वही आपको लास्ट समूह है जो 18 नंबर का है। तो 18 नंबर को हम शून्य समूह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ अक्रिय गैस है और इसको हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, समूह नंबर 18 के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 18 में पूछेगा कि कौन 18 में नहीं आता। यह ध्यान रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है। ऐसे परिस्थिति में आपको ध्यान हो जाएगा कि कौन से रेडॉन को किस आवर्त में रखा गया है, हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है। तो आप ऊपर से अगर ध्यान रखेंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे नीचे में आ रहा है। लेकिन ये कितने नंबर का है और ये कितने नंबर का है। तो टोटल 7 है, 7 से एक ऊपर है। और जो भी है ये 6 से ऊपर ही अक्रिय गैस को रखा गया है। 6 से ऊपर ही अक्रिय गैस को रखा गया। तो दिमाग में, माइंड में चलाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बेसिस चीज़ों को देखते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि अन्य चीज़ भी आपको कुछ ध्यान रखने हैं। यहाँ जो नज़र आ रहा है ये सर आप बता रहे हैं कि साथी हैं, फिर आप 2 नीचे क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसको हम लेंथेनाइड, पहले लेंथेनाइड और दूसरे को हम एक्टेनाइड कह रहे हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड गुण के कारण हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कह रहे हैं। लेकिन ये किस समूह का तत्व है या ये किस आवर्त का तत्व है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि आवर्त 6 का ही ये सदस्य है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ आवर्त कौन है। तो स्वाभाविक है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 में यहाँ से यहाँ तक तो है ही, साथ में ये भी है, ये भी है। तो ये बहुत बड़ा एक तत्व की संख्या दर्शाता है। तो इसीलिए हम इसे दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि हम दीर्घ आवर्त किसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। टोटल अगर आप तत्व गिनेंगे तो टोटल 32 संख्या इसकी हो जाती है। तो सबसे बड़ा आवर्त वाला कौन है, सबसे छोटा आवर्त संख्या के दृष्टि से कौन है। तो संख्या के दृष्टि से हम सबसे ऊपर वाले को देख रहे हैं। मतलब आवर्त नंबर 1 सबसे छोटा, आवर्त नंबर 6 सबसे बड़ा होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको कंसेप्ट बेसिस से बताने का प्रयास किया। क्या 7 भी तो सबसे बड़ा। 7 में, ये 7 का तत्व ये नहीं है, ये 6 का तत्व है। नहीं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है ना इसका समूह है। यहाँ रंग से देख लीजिए, इसमें कॉन्टेक्ट किया है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये 7 का तत्व नहीं है बल्कि ये 6 का तत्व है। और 6 के तत्व होने के कारण सबसे बड़ा 6 होता है, दीर्घ आवर्त के रूप में जाने जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, वो दोनों 6 में ही आएगा। हाँ, ये दोनों 6 में ही हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। आइए अब हम और भी कुछ चीज़ें को है जो जानते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने चाहिए। जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ ने कुछ गलतियां कर दी, जो गलतियां से पूछे जाते हैं कि मेंडलीफ ने ऐसा क्या किया था, या उनके गलतियों से सवाल पूछे जाते हैं। इसने हाइड्रोजन को क्षार धातु और हेलोजन वर्ग दोनों में रख दिया। इसकी ये गलतियां हैं कि हाइड्रोजन को इसने कहा, हाइड्रोजन के गुण को इसने स्पष्ट नहीं कर पाया और इसने क्षार धातु में ही रख दिया। अर्थात क्षार धातु में भी रख दिया और कहा कि हेलोजन में भी आ सकता है, हेलोजन में भी आ सकते हैं। मतलब हेलोजन किसको कह रहे हैं, तो हेलोजन हम कह रहे हैं 17 नंबर ग्रुप को, 17 नंबर ग्रुप को कह रहे हैं। क्योंकि 18 नंबर में आपको निष्क्रिय गैस है और आपको 17 नंबर ग्रुप में हेलोजन है। तो जितने हेलोजन है आपको याद रखना है कि हेलोजन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये एटी है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि ये हेलोजन ग्रुप का समूह है। 17 नंबर ग्रुप, समूह नंबर 17 हेलोजन ग्रुप है। समूह नंबर 18 निष्क्रिय या हम नोबल गैस कह सकते हैं, इसे नोबल गैस है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेंडलीफ जो है ना, समान गुण वाले तत्व जैसे कॉपर हो गया, पारा हो गया, अर्जेंटिनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इन सभी को इसने समान गुण तत्व वाले को सही से नहीं बता पाए थे। ये सारे दोष इसने समस्थानिक का स्थान फिक्स नहीं किया।
मेंडलीव ने समस्थानिकों का स्थान फिक्स नहीं किया, तो ये दोष उनमें नजर आए। क्षार धातुओं बता दिए हाइड्रोजन को और इधर हेलोजन में भी रख दिए, तो ये सारे दोष नजर आ रहे हैं। तो हमको प्राप्त होगा कि भाई आगे चल करके मोसले ने यही सुधार किया और तब जा करके संशोधित उसने दिया है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखने हैं। आइए हम अब जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। आधुनिक आवर्त सारणी से आपको क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है एक संशोधित रूप है। सबसे पहला बात कि ये एक संशोधित रूप है किसका, मेंडलीव की आवर्त सारणी का। पहला बात आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यह इसे मोसले ने संशोधित किया था, अर्थात मोसले के नियम के अनुसार आधारित है। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अर्थात तत्व के गुण क्रमांक के अनुसार ही चलते हैं, अर्थात क्रमांक के अकॉर्डिंग इसके संयोजकता बनते हैं और संयोजकता से इनकी गुण तय होती है। तो संयोजकता क्या होता है इसकी भी चर्चा हम थोड़ा करने चाहेंगे, क्योंकि संयोजकता से पूछे जाते हैं प्रश्न। और संयोजकता जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, आना चाहिए। हम पिछले ही वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दिए हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म हम अभी भी देना आपको चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि हमको पता है कि एक परमाणु में कक्षा होता है, कक्षा के बाद उप कक्षा होता है, उप कक्षा होता है और उप कक्षा के बाद कक्षक होते हैं, कक्षक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, कक्षा, उप कक्षा और कक्षक। उप कक्षा में आपको SPDF आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, SPDF ये उप कक्षा के आते हैं। और इसमें भी पार्ट बनाए गए हैं, दो दो पार्ट बनाए गए हैं, इसीलिए ये दोनों पार्ट को हम अकेले पार्ट को हम कक्षक कहते हैं, अकेले पार्ट को हम कक्षक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये अगर हम इस घर की बात करें तो इसमें इस वाले में 2 घर होंगे, इस वाले में 2 घर होंगे। ये पहले इस घर को भी कक्षक कहेंगे और इस घर को भी हम कक्षक कहेंगे। आप समझ में आ गया होगा कि अर्थात इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 घर है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरीके से पी वाले में आपको ध्यान रखना है 3 घर होते हैं, 3 घर होते हैं। अब 3 घर में आप देख लीजिए, प्रत्येक ये जो है 3 घर है, जिसमें से 1 2 3, अर्थात कहने का मतलब इस घर में 2 गो, इस घर में भी 2 गो और इस घर में भी 2 गो, अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएंगे 6। तो पी कितने लेते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसी तरीके से आप डी को देखेंगे तो डी में आपको ध्यान रखना है 5 घर होते हैं, 5 घर होते हैं इसमें, ठीक है। और 5 घर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 2 2 2। तो इसका मतलब हो गया कितना, 10, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है डी आपसे। उसके बाद उपकक्षक आपका F1 होता है, जो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से रख सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले कम से कम 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात उसका क्रमांक याद होना चाहिए। 1 से 30 तक अगर आप याद कर पाते हैं तभी जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको आसानी होगी, अन्यथा आप जानेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो आइए हम एक बार संख्या भी बताने का प्रयास करते हैं कि आपको कौन कौन सी संख्या किस नंबर पर है। तो 1 नंबर पर आपको हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है जिसको हम He कह रहे हैं, और तीसरे नंबर पर लिथियम है जिसको Li कह रहे हैं, चौथे नंबर पर बेरिलियम है जिसको हम Be कह रहे हैं। वही अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आप देख लीजिए, 5वें नंबर पर आपका हो जाएगा बोरॉन जिसको B से सूचित कर रहे हैं। उसके बाद कार्बन है जिसको C से सूचित कर रहे हैं, वही नाइट्रोजन है N से सूचित हो रहा है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद आप देख लीजिए, इस तरह से आप देखेंगे कि सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है। तो 19 तक हमने अभी बताया आपको, आगे भी हम बता दे रहे हैं, कम से कम 30 तक आपको याद रखना जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखिए 30 तक में आप ये ध्यान कर लीजिए कि कैल्शियम है 20 नंबर पे, वही 21 नंबर पर स्कैंडियम है जिसको हम Sc से सूचित कर रहे हैं, वही हम टाइटेनियम है 22 नंबर पर जिसको Ti कह रहे हैं, वेनेडियम है जिसको V कह रहे हैं, क्रोमियम है जिसको Cr कह रहे हैं, मैग्नीज है जिसको Mn कह रहे हैं,
उसी तरीके से आप देख लीजिए, हम 26 नंबर में आपका है लोहा आयरन, जिसको हम फेरम कह रहे हैं, कोबाल्ट है, CO, निकिल है Na, और 29 में आपका कॉपर है, और 30 में जस्ता है। तो इस तरह से 30 तक कम से कम आपको याद रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आपको गैलियम को आपको याद रखना होगा, क्योंकि गैलियम एक ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर गल जाता है। गैलियम, इस तरह से जर्मेनियम है। जर्मेनियम और आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो उप धातु है, अर्थात धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए जर्मेनियम और आर्सेनिक का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में कुछ और तत्व हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, और सॉरी उप अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ है जो हम Br से ब्रोमीन को सूचित कर रहे हैं। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि हम Ac से सेलेनियम, S से आर्सेनिक, A से आर्सेनिक, और G से जर्मेनियम, और Ga से गैलियम। तो गैलियम और जर्मेनियम का आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि गैलियम का हम किससे सूचित करते हैं। Ga भी रहेगा वहाँ पे, और Ge भी रहेगा। तो है नील्स बोर ने बताया था 2n² बताया था। अधिकतम किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगा। तो हम बंटवारा करते चलेंगे। पहले वाले में हम 2 गो रख देंगे, फिर उसके बाद अगला में हम 8 गो रखेंगे, और अगले में हम 18 गो रखेंगे। उसके हिसाब से मतलब 2n² का मतलब है कक्षों की संख्या। पहला कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। दूसरे कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले कक्षा में 2 ही रहेंगे, दूसरे कक्षा में 8 रहेंगे, तीसरे कक्षा में 18 होंगे। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन जहाँ नहीं होंगे, वहाँ तीसरे कक्षा में जितना बचेगा वो हो जाएगा। तीसरे कक्षा में जितना बचेगा वो हो जाएगा। तो ये नील्स बोर ने बताया था। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब अगर हमको सोडियम को करने को कहा जाए, तो सोडियम का 11 संख्या होता है। तो हम 2 गो पहले कक्षा में रख दिए, फिर 8 गो रख दिए, तो 10 गो तो यहीं खत्म हो गए। आगे अगली कक्षा में कितने रहेंगे 1। तो जो लास्ट कक्षा में होगा वही उसकी संयोजकता होती है, तो संयोजकता के लिए हमने आपको इतना सारा बताया कि लास्ट जो होगा वही उसकी संयोजकता होगी। तो संयोजकता समझ में आ गया। लेकिन 4 तक होगा वही संयोजकता होगा, लेकिन जैसे ही 5 होगा संयोजकता वो नहीं होगा। जिसके लास्ट कक्षा में 5 होंगे उसकी संयोजकता वो नहीं होंगे, बल्कि 8 में से घटा करके होगा। 8 में से घटा देंगे तो कितना आ गया 3। तो इसकी संयोजकता, जिसके लास्ट कक्षा में 5 दिख रहे हैं उसमें 8 में से घटाना है, मतलब 4 से ज़्यादा हो गया तो आपको घटा के निकालना है। अब हमको बताएंगे जिसकी लास्ट कक्षा में, जैसे अगर हम क्लोरीन को निकालें तो क्लोरीन में हम देखेंगे 2 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 7 हो गया। अब लास्ट कक्षा में तो 7 आ गए। अब इसकी संयोजकता क्या होगी, तो 8 में से घटा लेंगे। 8 में से कितने आ जाएंगे 1, ठीक है 1। इसकी संयोजकता कितनी है 1। अच्छा, लास्ट कक्षा को देखकर ही हम उसको बता सकते हैं कि वो धन मूलक है या ऋण मूलक है। तो कोई भी तत्व अपने आप को अष्टक बनाना चाहता है ताकि वो फिक्स रह पाए। तो अष्टक बनाने के लिए इसे 8 गो चाहिए। कितना चाहिए 8 गो। तो ये लेगा या देगा, तो लेना आसान है, देना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ही लेगा और देने के लिए तो ये कितना देगा, इस 7 को हटाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये अष्टक तब बनाएगा जब एगो ये ले लेगा। तो एगो लेना इसको आसान है, इसलिए ये लेगा, और जो लेता है वो ऋण मूलक बनाता है, अर्थात वो ऋणात्मक हो जाता है, वो अधातु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अधातु। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अधातु कब कहलाते हैं, जब उसकी बाहरी कक्षा में 5 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसको लेना आसान है, देना आसान नहीं है, क्योंकि 5 को किसी को देगा और लेगा तो कितना 3 ही को लेगा। तो 3 को लेकर के ये ऋण मूलक बना लेगा, ठीक है। लेकिन जिसके कक्षा में 4 गो है उसको देना और लेना बराबर है, ऐसे परिस्थिति में ये ऋण मूलक ही बनाएंगे, ऋण मूलक इनको बनाना आसान होगा। और लास्ट आपका 71 पर जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड समूह कहाँ से कहाँ तक है। वही अगर आपसे एक्टेनाइड पूछेगा तो एक्टेनाइड 89 से शुरू होगा, और ये होता है, आपको ध्यान रखना है 103 तक होता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा डायरेक्टली कि 90 किस में आएगा, लेंथेनाइड में आएगा या एक्टेनाइड में आएगा या अन्य किसी में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ है,
जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आयनन जो परमाणु का जो आयनन विभव का मात्रा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर करने के लिए ज़रूरी होता है, अर्थात कोई भी परमाणु है तो उसको आयन बनाने के लिए अगर वो ऋण आयन बनाना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, और नहीं तो उसको धन आयन बनाना है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि धन आयन बनाया है एक परमाणु, धन आयन, बताइए कि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है या ग्रहण किया है? तो धन आयन बनाया तो त्याग किया है, ठीक है, और ऋण आयन बनाया तो उसने ग्रहण किया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 2 वर्ग बनाए गए हैं, ए और बी, ठीक है, उपवर्ग में विभाजित कर दिया गया है, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किए गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो जो भी एस और पी, अर्थात एस और पी पर कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है, तो याद रखिएगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन एस पर या पी पर ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो ए ग्रुप में होगा, और जो अगर डी और एफ पे ख़त्म होगा इसका मतलब है कि वो आपको बी ग्रुप में रखा गया है। इस तरह से बात को ध्यान रखना है कि ए होगा और बी होगा। तो इस आगे हम इस बात को भी जान लेते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक मृदा क्षार धातु है, इस बातों को ध्यान रखिएगा, ये एक मृदा क्षार धातु है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का धातु कौन है, आपको ध्यान रखना है लिथियम। लिथियम हल्का धातु, लेकिन जैसे हल्का अक्रिय गैस पूछेगा तो आपको हीलियम मारना है। हल्का अक्रिय गैस या हल्का तत्व पूछ दिया तो हल्का तत्व में आपको हाइड्रोजन मारना है, हल्का तत्व में हाइड्रोजन, हल्का अक्रिय गैस में आपको हीलियम, और हल्का धातु पूछ दिया जाए तो आपको लिथियम। लेकिन सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी आवर्त सारणी से पूछे जाएंगे लगभग चीज़ों को बताने का प्रयास किया। जो भी छूटा होगा वो आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से करा रहे हैं। चलिए हम प्रश्न पर अब चलते हैं। ये थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्बन ग्रुप 14 है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। 14 में जो भी है उसको हम कार्बन ग्रुप में कैसा समझते हैं, ठीक है। और पिक्टोगेंस जो होता है वो 15 नंबर में है। पिक्टोगेंस में जो भी है वो 15 नंबर वाले, जितने 15 नंबर वाले समूह में है पिक्टोगेन है। और उसके बाद है आपको चैल्कोगेंस जो पूछेगा वो 16 नंबर में है। हेलोजेन पूछेगा 17 नंबर में है, और नोबल गैस पूछेगा 18 नंबर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, कार्बन ग्रुप हो गया, पिक्टोगेंस हो गया, चैल्कोगेंस हो गया, और उसके बाद हेलोजन हो गया और नोबल गैस हो गया। तो इस बातों को ध्यान रखना। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है आपके सामने, जवाब दीजिए। आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बताए हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेंडेलीव, ऑप्शन नंबर बी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बताइए कौन सा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक पूछ दिया तो हेनरी मोजले हो जाएगा, ठीक है। मोसले उसी को और मोजले उसी को बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में लिखते हैं तो मोसले पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो ये चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, याद रखिएगा। यदि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कहेगा तो 118 है, ठीक है। गैसों की संख्या कहेगा तो 11 है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे और भी चीज़ें हैं जो हमको बताएंगे हम आपको। तो यहाँ 118 तत्व हैं। यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में की सारणी आवर्त की संख्या कितनी है, तो अभी बताए हैं 7 होगा। आएंगे कुल तत्वों की संख्या 118, जिसमें से प्राकृतिक तत्व 94 ही है, सिंथेटिक आपका हो जाएगा 24। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी तक वर्तमान में कुल प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो जैसे ही आप कुल देखेंगे 118 लगा देंगे,
लेकिन प्राकृतिक देखना होगा। प्राकृतिक आपका जैसे ही पूछेगा 118 नहीं होगा, बल्कि आपका हो जाएगा 94। ठीक है, कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 ही है, लेकिन कुल तत्वों की संख्या 118 है। वही अगर आपसे सिंथेटिक कुल पूछेगा, कृत्रिम, तो 24 है। दोनों के जोड़ करके कितने हैं? 118। इस बातों को ध्यान रखेंगे। धातु पूछेगा कि अभी तक वर्तमान में कितने धातु हैं, तो धातुओं की संख्या 91 है और 20 अधातु है। 7 जो है ना आपका उपधातु है, 7 जो है आपको उपधातु। इस बातों को भी ध्यान रखना है। टोटल 91 धातु है, 20 अधातु हैं और 7 उपधातु। आगे समझ में, मतलब पूरे 118 में 7 ही उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फैक्ट था जो कि आपको जानना था। ये आपका आवर्त सारणी है, दिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी, वहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं बनाया गया था, मोस्टली ने ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया है। दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया है बी वाला दिया है, फिर बी वाला दिया है, फिर बी वाला दिया है, यहाँ भी बी वाला दिया है, तो यहाँ ए दिया हुआ है। इस तरह से ए बी ग्रुप में डिवाइड करने का काम जो है मोस्टली किया हुआ है। तो ये संशोधित रूप हुआ है, इसका मतलब ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इससे पहले जो हम दिखाएं वो मेंडलीव का आवर्त सारणी था। हालांकि ये मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का जनक कहा गया, लेकिन आगे चल करके इसने जो 18 जो समूह बने थे उसी को 2 माने उपवर्गों में इसने विभाजित कर दिया और ए बी आगे समझिए। अब हम आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम ए बी को कैसे निकाल सकते हैं। मतलब ए और बी को आपको निकालना होगा कि ए में होगा या बी में होगा, तो कैसे इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए बताया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका मैंने बताया था कि एसएस लिख दीजिए, तो हमने आपको बताया था कि कक्षा में उप कक्षा होते हैं जिसको हम SPDF कहते हैं, जिसमें से हमने बोला 2 अधिकतम इसमें रह सकता है, इसमें 6 रह सकता है, इसमें 10 रह सकता है, इसमें 14 रह सकता है। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उपकक्षा F में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो हमने बताया कि भाई लिखने का तरीका क्या होगा, तो एस को 2 बार लिखिए, फिर P से चलिए और 2 बार लिखिए। तो P से चलने का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए PS क्या लिखेंगे, PS। फिर उसके बाद D से चलिए और यहाँ से D से जब चलेंगे तो लिखेंगे DPS। इस तरह से अगर आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। हाँ 2 बार लिखना है, मतलब एक बार एस है ना यहाँ पे, तो 2 बार लिख दिए। फिर P से चलेंगे तो यहाँ पे PS 2 बार लिखेंगे, यहाँ से PS आएगा तो 2 बार लिख दिए PS और PS। फिर उसके बाद हम D से अगर चले तो D से चले तो क्या हो जाएगा, DPS। यहाँ देखिए DPS और DPS। इस तरह से आपने देखा। अब जो है हमको सिर्फ एस वाला को हमको कोडिंग कर लेना है, अर्थात 1 2 3 4 और 5। अभी तक 6 एस लिख चुके हैं, मतलब 6 घर बन चुका है। यहाँ पे 6 घर बन चुके हैं। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे 20 वाले का करना होगा, 20 कैल्शियम होता है, 20 वाले का करना होगा, तो उस परिस्थिति में हम इसी में रखेंगे। जैसे एस अधिकतम कितना ले सकता है, तो 2 ले सकता है, एस 2 ले लिया। अच्छा, अब ये दूसरा घर में हम आएंगे तो 2 को दिख रहा है, 2s और p। दूसरा घर 3 से पहले हम थोड़ा स्पष्ट लिखना चाहेंगे। देखिए एस हो गया, उसके बाद हो गया PS हो गया, फिर उसके बाद हो गया DPS हो गया, DPS। तो अगर हम 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, 3 नंबर घर, 4 नंबर घर, जहाँ एस होगा वहीं से घर स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ एस होंगे वहीं से घर स्टार्ट होंगे। तो 1 नंबर घर यहाँ हो गया, 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक हो गया, 3 नंबर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गए, 4 नंबर घर 4 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 4s लिखा हुआ है, 4s के बाद फिर यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ DPS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5s यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक घर हो गया। इस तरह से घर बनते हैं। तो प्रत्येक घर में, इस घर में 2 रह गए, 20 वाले जिसका इलेक्ट्रॉन होगा इस घर में 2 रह गए,
यहाँ 2 रह गए, यहाँ 6 रह गए, अधिकतम कितने ले सकते हैं 6, तो 6 रह गए। तो इस घर में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 8 आ गए। फिर इस घर में आएगा, इस घर में आप देखिए कि यहाँ पे रह गए आपका, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 6 रह गया, तो 6 और 2 8, फिर से 8 आ गया, अर्थात 2 पहले घर में, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 8, 8 8 16 2 कितने हो गए 18 हो गए ना। तो अब जो है अगला जो घर में जाएगा तो जितना बचा रहेगा उतना ही रहेगा, अर्थात अब 20 जिसका इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 18 को अगर खत्म हो जाए तो कितने बच गए 2 बच गए। अब 2 बच गए तो इसका मतलब अगले घर में 2 होकर के वहां से उसके आगे नहीं भरेगा इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पे 2 आ गया, क्या आ गया यहाँ 2। यहीं तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म हो गया। मतलब हमको पता चल गया कि पहले घर में 2, अगले घर में 8, फिर उसके अगले घर में 8 और फिर उसके अगले घर में, तो कितने घर आ गए कितने घर पर हम गए, तो हम 2 8 8 2 कितने घर तक गए 20, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 4 घर तक गए हैं। पहले घर 2, दूसरे घर 8, तीसरे घर 8, चौथे घर कितना 2 हुआ ना, 4 घर तक गए ना। तो इसका मतलब है कि ये कौन से आवर्त में आएगा, तो कौन से आवर्त में आएंगे, तो जितने नंबर के घर होंगे उतने आवर्त में आएंगे, जितने नंबर के, ठीक है, जितने नंबर इसके घर हैं उतने नंबर आवर्त होंगे, अर्थात ये आवर्त नंबर 4 में होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 है, कैल्शियम का 20 है। तो हमको डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि कैल्शियम किस आवर्त में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और पता चल जाएगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 है उसको भी हम बता देंगे, 30 है उसको भी बता देंगे। अब तो हमको आवर्त बताना आसान हो गया। तो क्या सर समूह बता सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स समूह भी हम बता सकते हैं। समूह यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में कितना दिख रहा है 2, तो ये 2 नंबर समूह में आएगा, जो लास्ट में दिखेगा वही समूह में आएगा। आगे समझ में, जो लास्ट में दिखेगा वही समूह में वो आएगा, आगे समझ में। तो सर हम समूह भी बता सकते हैं कि किस समूह में आएगा, आगे समझ में। अब उसके बाद है कि इसका लास्ट कहाँ पर हो रहा है, एस नंबर पर हो रहा है। किस नंबर पर हो रहा है, जो एस नंबर और पी नंबर पर लास्ट होगा घर, समझ जाइए कि वो ए ग्रुप में होगा। किस ग्रुप में होंगे, ए ग्रुप में। किस ग्रुप में होंगे अगर पूछा जाए मोसले के अकॉर्डिंग, तो वो ए ग्रुप में होंगे। लेकिन अगर जैसे ही एस पी के बाद अगर डी पर आ जाएगा, मतलब लास्ट डी पर भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब हम बढ़ाएंगे तो डी पर भी तो लास्ट हो सकता है। तो जैसे ही डी पर लास्ट होगा इसका मतलब है वो बी ग्रुप में आएगा। किस ग्रुप में आएंगे, तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा कि ए ग्रुप बी ग्रुप हमको अगर वहाँ पूछा जाए तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखना है कि किसका इलेक्ट्रॉन संख्या है। इसीलिए हम बोले थे कि 1 से लेकर के 30 तक आप कर्म वाइज याद कर लीजिए हर हाल में, वो आपको जवाब देने के लिए सफिशियंट है। बात समझे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान रखना है कि हम एस लिख देते हैं, फिर पी एस लिख देते हैं, फिर डी पी एस लिख देते हैं, और तब उसके बाद हम घर वाइज लिखते जाते हैं। नंबर किसको करेंगे, सिर्फ एस वाले को। नंबर 1 नंबर 2 नंबर सबको नहीं करने की जरूरत है, एस वाले को करेंगे। एक एस यहाँ हो गया, दूसरा एस यहाँ हुआ, दूसरा के बाद इधर हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब वो 2 ही नंबर घर में है, ठीक है। तीसरा एस दिए तो जहाँ तक हमको नंबर नहीं दिखेगा वो 3 नंबर घर में होगा। नंबर हमको सिर्फ एस वाले को कर देना है, आगे समझ में। तो ये मैंने बता दिया है आपको। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने आ जाएगा, और साथ में आप ये भी बता पाएंगे कि किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है। आवर्त गिनने के लिए आपको घर काउंट करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर आवर्त में होगा। 4 को घर गया, अगर ये 3 घर गया होता तो 3 नंबर आवर्त में होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, अगर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 है, तो हम लिख लेते हैं पहले एस एस पी एस, ठीक है। क्या को एस लिख दिए, 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस लिखे है ना। यहाँ तक देखते हैं कि पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। तो आप देख लीजिए, 1 एस में 2 को रह गया, दूसरा एस में भी 2 रह गया, तीसरा पी में रह गया 6, तो ये दोनों तो दूसरा घर हो गया, ये पहला घर हो गया। अच्छा, इसमें भी 2 रह गया और इसमें 6 रह गया, तो 6 रहेंगे क्या, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ही रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा ना। इसका मतलब हम अब देख लेते हैं, पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में कितने 5, तीसरे घर में 5 हो गए ना। तीसरा घर के आगे गया ही नहीं है सर, तीसरा घर के आगे गया है क्या, चौथा घर में 4 इसमें आया है, नहीं आया। तो सर 3 घर तक आया। जब 3 घर तक आए थे तो इसका मतलब आवर्त नंबर 3 में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा,
आगे ना समझ में, आवर्त नंबर 3 में रखा जाएगा, क्योंकि 1 घर 2 घर 3 घर, घर गिन करके हम आवर्त बता देंगे। कितने, क्या गिन करके? घर। तो घर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आगे ना समझ में। अब इसके बाद हमको ये पूछेगा कि किस ग्रुप में आएगा सर, ए ग्रुप में आएगा कि बी ग्रुप में। तो लास्ट किस पर हुआ है? पी पर। तो पी पर जब लास्ट हो जाए, इसका मतलब एस पर लास्ट हो जाए, तो समझ जाओ कि वो ए ग्रुप में आएगा। किस में आएगा? नहीं तो अगर वो दूसरे मतलब डी पर लास्ट होगा, एफ पर लास्ट होगा, तो वो ए ग्रुप में नहीं, आगे का ग्रुप बढ़ेगा। ग्रुप मतलब बी ग्रुप में आ जाएगा। किस ग्रुप में आ जाएगा? 2 ही ग्रुप बनाया है। तो इस तरह से आपको मोस्ले के अनुसार याद रखना है। समूह भी याद करना, संयोजकता भी हम कल बता दिए हैं। संयोजकता भी अगर आपको ये यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी संयोजकता कितनी है, तो 5 है। तो 5 है, इसका मतलब इसको 8 बनाना है, तो लेना आसान है इसके लिए। तो लेना आसान है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 को लेगा, और जो लेता है वो ऋण मूलक बनाता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 3 होगा। कितना होगा? 3, क्योंकि 3 लिया है इसलिए इसकी संयोजकता 3। आगे समझिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक, तो हम बोले हैं मोस्ले के अनुसार क्रमांक, और मेंडलीव के अनुसार द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रमांक राइट आंसर, ऐसा हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जवाब दीजिए। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी। ठीक है, अक्रिय गैस क्या है? हीलियम। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इस बात को ध्यान रखें। एटॉमिक सिंबल इसका He होता है, और एटॉमिक मास की बात करें तो 4 होता है। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है हीलियम के बारे में। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त, तो आधुनिक आवर्त सारणी बता दिए हैं 6 है, बताए थे कि 32 को टोटल उसमें है। तो इस तरह से आप 6 नंबर आवर्त, ये 6 नंबर आवर्त है, और यही 6 लेंथेनाइड और एक्टेनाइड भी आपका 6 नंबर में ही आता है। लेंथेनाइड की शुरुआत का कितने नंबर से होता है, कोई बता सकते हो? परमाणु संख्या 57 से कितना बताएं? 89 कि 79? 89 है ना। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व हैं? अभी बताए हैं। सबसे बड़ा आवर्त 6 है, उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो तत्वों की संख्या 32 है। अभी बताएं, 32 है। आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते। आगे बोला है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? बता चुके हैं। 17वां समूह हेलोजन होता है, 18वां समूह अक्रिय गैस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 18 नंबर पूछेगा तो 18 नंबर आपका अक्रिय गैस है, और 17 नंबर पूछेगा तो हेलोजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। लिथियम का परमाणु क्रमांक बता सकते हैं कोई? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का, यहाँ लिखा भी है। 3 नंबर पर आता है लिथियम। Li से इसको सूचित करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। हीलियम 2 नंबर पर, हाँ, हीलियम 2 नंबर पर, 1 नंबर पर हाइड्रोजन। हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हेलोजन समूह में जो है लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी हेलोजन, जैसे 17 नंबर जिसका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके बता रहे हैं आपको। जिसका 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो SS, SP, फिर उसके बाद है SPD, SPD। देखते हैं, 1 नंबर S है, 2 नंबर S है, 3 नंबर S है, SS, सॉरी PS होता है, गलती उल्टा लिखा गया। SS, PS, ठीक है, और DPS, इतना ही लिख दिए। 1 2 3 4 तक हम लिख दिया फिलहाल। ऐसे जितना तक आएगा देख लेते। 2 को यहाँ रह गया, 2 को यहाँ रह गया, 6 यहाँ रह गए, और यहाँ पे रह गए 2, यहाँ पे रह गए 5 ही आएंगे। 5 आएंगे ना। चलिए, तो पहले घर में कितने रह गए? 2, दूसरे घर में 6 2 8, तीसरे घर में कितना? 5 2 7। लास्ट में इसके कितने हैं?
7 तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। सेकंड बोले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 आगे समझ में, तो जितना लास्ट में होगा वही उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसकी संयोजकता पूछेगा तो 7 8 में से 1 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। 8 में से 7 घटा देंगे तो इसकी संयोजकता 1 है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आगे समझ में। तो आपसे हेलोजन के बारे में पूछा है, तो जितना भी हेलोजन है सभी जो है ना उसी समूह का है। मतलब कहने का मतलब है सभी उसी समूह का है, और उसी समूह का है तो स्वाभाविक है कि 7 आएगा। आगे समझ में। चलिए, क्योंकि जिसका लास्ट 7 पर हो रहा है तो 7 वाला समूह में ना होगा, जिसका लास्ट 5 में हो रहा है तो 5 वाला समूह में, जिसका लास्ट 2 पर हो रहा है 2 वाला समूह में होगा, जिसका लास्ट 1 पर हो रहा है 1 वाला समूह में होंगे। आगे समझ में, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? अभी बताए हैं 1 होती है। जितना हेलोजन है सबकी संयोजकता 1 होगी। आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका। बोला है आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है? अभी बोले हैं 18 नंबर में आती है। ठीक है, आगे देखिए। बोला है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? सर अब 2 हम बोले हैं H और He, H और हाइड्रोजन और He, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, ये भी बता चुके हैं। जी सर। तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे 2। चलिए आगे देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका हीलियम, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में पूछा जाए तो सबसे नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है और तीसरे नंबर पर